सितारा कोचिंग के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकानेर के राठौड़ वंश का इतिहास और इससे पहले हमने बीकानेर के शासक गज सिंह तक का इतिहास पढ़ा था और अब पढ़ेंगे हम गज सिंह के बाद सूरत सिंह के बाद रतन सिंह और रतन सिंह के बाद सरदार सिंह के बाद डूंगर सिंह। इनका इतिहास हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार बताया था कि गज सिंह तक का तो इतिहास हमने इसके यानी गज सिंह के जो शासनकाल है या गज सिंह की जो विशेषताएं थी इनका उल्लेख तो हमने जो पीछे की कक्षा थी उसमें कर लिया और गज सिंह के बाद का इतिहास हम इसी कक्षा में पढ़ेंगे। तो गज सिंह के बाद जो बीकानेर का शासक बना था उसका नाम सूरत सिंह था। सूरत सिंह यानी गज सिंह के बाद जो बीकानेर का शासक हुआ था राठौड़ वंश का, उसका नाम सूरत सिंह था। सूरत सिंह का जो शासनकाल है वो 1787 से लेकर 1828 तक इनका शासनकाल है। 1787 से लेकर 1828 तक जो बीकानेर का राठौड़ वंश का जो शासक था उसका नाम सूरत सिंह था। सूरत सिंह के शासनकाल में यानी सूरत सिंह के समकालीन जैसलमेर का शासक, सूरत सिंह के समकालीन जैसलमेर का शासक था जाब्ता सिंह भाटे। यानी सूरत सिंह जब बीकानेर का शासक था तो जैसलमेर का शासक जाब्ता सिंह भाटे था और जाब्ता सिंह भाटी ने बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर रखा था। बटनेर दुर्ग पर अधिकार कर रखा था जाब्ता सिंह भाटी ने। जाब्ता सिंह भाटी जैसलमेर का शासक था क्योंकि प्राचीन समय में जैसलमेर और हनुमानगढ़ इन दो स्थानों पर भाटी वंश के शासकों का अधिकार रहा था। तो जाब्ता सिंह भाटी जैसलमेर का था और हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर दुर्ग पर उन्होंने अपना अधिकार कर रखा था। तब सूरत सिंह ने जाब्ता सिंह भाटी पर आक्रमण करके यानी 1805 में सूरत सिंह ने जैसलमेर के शासक जाब्ता सिंह भाटी पर आक्रमण करके और जाब्ता सिंह भाटी से बटनेर दुर्ग प्राप्त कर लिया था, यानी बटनेर दुर्ग छीन लिया था उनसे। जब 1805 में सूरत सिंह भाटी ने जाब्ता सिंह भाटी पर आक्रमण किया था बटनेर दुर्ग में, तो उस दिन मंगलवार का दिन था, यानी उस दिन मंगलवार था और मंगलवार के दिन सूरत सिंह ने जाब्ता सिंह से बटनेर दुर्ग प्राप्त कर लिया था। मंगलवार है वो हनुमान जी का वार होने के कारण ही बटनेर का नाम क्या रखा गया था? हनुमानगढ़। बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया था। अब जो बटनेर दुर्ग है जिस प्रकार पढ़ते हैं तो हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम मिलता है हमें वो बटनेर मिलता है। इसके बाद जिस प्रकार बटनेर दुर्ग तो ये बटनेर दुर्ग है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यानी बटनेर दुर्ग है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यानी बटनेर दुर्ग है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और बटनेर दुर्ग है वो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे हैं। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है कि बटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है, तो बटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे है। इसके बाद बटनेर दुर्ग यानी इसी दुर्ग को उत्तरी राजस्थान का भड़कीमाड़ कहते हैं। भड़कीमाड़ यानी उत्तरी राजस्थान का भड़कीमाड़ कौन से दुर्ग को कहते हैं?
तो उत्तरी राजस्थान का जो भड़कीवाड़ है वो बटनेर दुर्ग कहलाता है हनुमानगढ़ में। इसी दुर्ग में मामा और भांजे की दरगाह है, मामा और भांजे की दरगाह, यानी इसी दुर्ग में मामा और भांजे की दरगाह है। तो मामा और भांजे की दरगाह है वो राजस्थान के बटनेर दुर्ग में है। अब इसी दुर्ग में शेरखां की दरगाह है, शेरखां की दरगाह, यानी शेरखां की दरगाह है वो भी राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो शेरखां की दरगाह है वो राजस्थान के बटनेर दुर्ग में है। इसी दुर्ग में कालिका माता का मंदिर है, कालिका माता, यानी बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है, इसमें कालिका माता का मंदिर है। बटनेर दुर्ग है वो 52 बीघा भूमि पर फैला हुआ है, 52 बीघा भूमि में इसका विस्तार है, या 52 बीघा भूमि पर इसका विस्तार है। यह एकमात्र दुर्ग है जिसमें भूमिगत सुरंग है, भूमिगत सुरंग, तो भूमिगत सुरंग भी बटनेर दुर्ग में है। यह एकमात्र दुर्ग है जिसमें मुस्लिम स्त्रियों के जौहर का उल्लेख मिलता है, यानी मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किया था राजस्थान के बटनेर दुर्ग में, यानी बटनेर दुर्ग में मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किया था। इसके बाद यानी मुस्लिम स्त्रियों के जौहर का उल्लेख भी मिलता है। अब इसी दुर्ग को तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझके ए तैमूरी, तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझके तैमूरी में बटनेर दुर्ग को भारत का सबसे बड़ा मजबूत दुर्ग बताया था। तो भारत का जो सबसे बड़ा मजबूत दुर्ग है वो बटनेर दुर्ग है। यानी जब बीकानेर का शासक सूरत सिंह था तो उसी समय जैसलमेर का शासक जाब्ता सिंह भाटी था, और जाब्ता सिंह भाटी ने जो हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर दुर्ग है इसी दुर्ग पर अधिकार कर रखा था। तो 1805 में सूरत सिंह भाटी ने जाब्ता सिंह भाटी पर आक्रमण करके और जाब्ता सिंह भाटी से बटनेर दुर्ग प्राप्त कर लिया था। और जिस दिन इसने आक्रमण करके बटनेर दुर्ग को जीता था उसी दिन मंगलवार था, और मंगलवार हनुमान जी का वार होने के कारण बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया, यानी हनुमान जी के नाम पर। ये बटनेर दुर्ग है, ये हनुमानगढ़ जिले में है और ये घग्गर नदी के किनारे हैं। इसे उत्तरी राजस्थान का भड़कीवाड़ कहते हैं, यानी उत्तरी राजस्थान का भड़कीवाड़ कौन सा दुर्ग है? तो उत्तरी राजस्थान का भड़कीवाड़ बटनेर दुर्ग है। इसी दुर्ग में मामा और भांजे की दरगाह है, यानी मामा और भांजे की दरगाह कौन से दुर्ग में है? तो बटनेर दुर्ग में है। इसी दुर्ग में शेरखां की दरगाह है, इसी दुर्ग में कालिका माता का मंदिर है। यह दुर्ग 52 बीघा भूमि पर फैला हुआ है। भूमिगत सुरंग इसी दुर्ग में है, यानी भूमिगत सुरंग इसी दुर्ग में है। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुझके तैमूरी में बटनेर दुर्ग को राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दुर्ग बताया था। अब क्या काम हुआ? जिस प्रकार 21 मार्च 1818 को, यानी सूरत सिंह ने 21 मार्च 1818 को 21 मार्च 1818 को, यानी 21 मार्च 1818 को सूरत सिंह ने अंग्रेजों के साथ कब की बात थी? 21 मार्च 1818 को सूरत सिंह ने अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक
पार्थक्य, आश्रित पार्थक्य संधि कर लिए थे इसने। तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला बीकानेर का जो प्रथम शासक था वो सूरत सिंह था। यानी सूरत सिंह ने अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य नीति, आर्थिक यानी आश्रित पार्थक्य नीति के तहत इसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। अतः अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला बीकानेर के राठौड़ वंश का जो प्रथम शासक था वो सूरत सिंह था। सूरत सिंह के शासनकाल में, यानी इसी के शासनकाल में दयाल दास ने सूरत सिंह के शासनकाल में ही, सूरत सिंह के शासनकाल में ही दयाल दास ने बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात लिखे थे। यानी बीकानेर की राठौड़ों की ख्यात का रचयिता कौन था? तो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात का जो रचयिता है वो दयालदास था। और दयालदास ने सूरत सिंह के शासनकाल में बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात लिखे थे। इसी ख्यात में, यानी इसी में बीकानेर प्लस जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर, इन दो स्थानों के राठौड़ों का इतिहास है, राठौड़ों का इतिहास। तो बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास का उल्लेख, यानी जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों का जो इतिहास है, उस इतिहास की जो संपूर्ण जानकारी, उस इतिहास की संपूर्ण जानकारी कौन से ग्रंथ से प्राप्त होती है या कौन से ख्यात से प्राप्त होती है, तो उसकी जानकारी बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात से प्राप्त होती है। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात का रचयिता दयालदास था। ये जो दयालदास ने बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात की जो रचना की थी, यह रचना सूरत सिंह के शासनकाल में हुई थे, सूरत सिंह के शासनकाल में हुए थे। अब सूरत सिंह ने करणी माता यानी सूरत सिंह ने करणी माता के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। यानी सूरत सिंह ने जो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, जो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, इस मंदिर का जो पुनः निर्माण करवाया था वो सूरत सिंह ने करवाया था। अर्थात इस प्रश्न को कई बार घुमा भी दिया जाता है कि यानी करणी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो करणी माता की जो मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप तैयार करवाया था वो सूरत सिंह ने करवाया था। यानी वो मंदिर का निर्माण सूरत सिंह ने करवाया था। तो सूरत सिंह यानी 1828 में सूरत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो अब सूरत सिंह के बाद का जो शासक देखेंगे कि सूरत सिंह के बाद बीकानेर के राठौड़ों में से कौन सा शासक राजा बनता है। अब जो सूरत सिंह के बाद जो राजा बनता है उसका नाम है रतन सिंह। यानी सूरत सिंह के बाद जो राजा बनता है वो रतन सिंह। तो रतन सिंह का जो शासनकाल है वो 1800, यानी जो रतन सिंह का जो शासनकाल है वो 1828 से लेकर 1851 तक है। यानी 1828 से लेकर 1851 तक जो बीकानेर का जो शासक था उसका नाम रतन सिंह था। अब रतन सिंह ने बीकानेर में आण प्रथा शुरू किए थे। आण प्रथा यानी आण प्रथा किसने शुरू की थी? तो आण प्रथा रतन सिंह ने शुरू की थी बीकानेर में। आण प्रथा का उद्देश्य क्या था, यानी ये प्रथा क्यों शुरू की थी इसने?
तो आण प्रथा के तहत इसने रतन सिंह ने सभी राजपूत शासकों को, यानी इसने सभी राजपूत शासकों को एकत्रित करके सभी राजपूत शासकों को एकत्रित करके, किसने? रतन सिंह ने। सभी राजपूत शासकों को एकत्रित करके रतन सिंह ने एक प्रतिज्ञा करवाई थी। इसने एक प्रतिज्ञा करवाई थी कि आज के बाद कोई भी राजपूत शासक, यानी आज के बाद कोई भी राजपूत शासक कन्याओं की हत्या नहीं करेगा, कन्याओं की हत्या नहीं करेगा। हाँ, इसे कहते हैं आण प्रथा। यानी आण प्रथा पर जो इन्होंने, रतन सिंह ने आण प्रथा का जो उल्लेख किया था, तो आण प्रथा राजपूत शासकों को एकत्रित करके प्रतिज्ञा दिलाई थी कि आज के बाद कोई भी राजपूत शासक कन्याओं की हत्या नहीं करेगा। इसके बाद रतन सिंह ने बीकानेर में, यानी इसने बीकानेर में, रतन सिंह ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर, कौन सा मंदिर? रतन बिहारी मंदिर, रतन बिहारी मंदिर, यानी रतन सिंह ने बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। रतन बिहारी मंदिर का निर्माण, तो रतन बिहारी मंदिर का निर्माण रतन सिंह ने करवाया था। रतन बिहारी मंदिर का निर्माण रतन सिंह ने करवाया था बीकानेर में। तो रतन बिहारी मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में है। अब इसमें क्या हुआ था कि 1848 में रतन सिंह ने अंग्रेजों की तरफ से सिखों के युद्ध में भाग लिया था। तो 1848 में रतन सिंह ने अंग्रेजों की तरफ सिखों के युद्ध में भाग लिया था। सिखों के युद्ध में भाग, यानी अंग्रेजों का पक्ष किया था। अंग्रेज और सिखों का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में, यानी अंग्रेज और सिखों का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में रतन सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। सिखों के साथ जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में रतन सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो ज्यादातर तो इसका प्रश्न कोई विशेष महत्व है नहीं इसका, यानी रतन सिंह के बारे में कोई ज्यादातर महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता। लेकिन एक प्रश्न इसका जरूर अवश्य बन जाता है कि बीकानेर के उस शासक का नाम बताइए जिसने कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई थी। तो कन्याओं की जो हत्या थी उस पर रोक लगाने वाला बीकानेर का जो प्रथम शासक था वो रतन सिंह था। अब जो रतन सिंह के बाद, यानी रतन सिंह के बाद जो बीकानेर का शासक बनता है उसका नाम है सरदार सिंह। इसी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो प्रश्न 2-3 बार की भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। यानी सरदार सिंह का एक ही प्रश्न है इसका इतिहास में, बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास में इसका एक ही प्रश्न है। वो प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया है, 2-3 बार वो प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है वो प्रश्न दोबारा भी परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि 2-3 बार वो पहले का भी प्रश्न आया हुआ है। तो जिस प्रकार रतन सिंह का जो शासनकाल है वो 1851 से लेकर 1872 तक, 1851 से लेकर 1872 तक, यानी बीकानेर का जो शासक था वो सरदार सिंह था। तो 1851 से 1872 के बीच, ये तो हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो 1857 की क्रांति के समय, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय बीकानेर का शासक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उस समय बीकानेर का जो शासक था, यानी 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। अब 1857 की क्रांति में, 1857
57 की जो क्रांति थी, इसी क्रांति में सरदार सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, अंग्रेजों का सहयोग किया था। यानी 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि बीकानेर के उस शासक का नाम बताइए, यानी बीकानेर के राठौड़ वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था इसने, और आप अंग्रेजों का सहयोग करके आप राजस्थान से बाहर चला गया। अब ये देखते हैं कि वो अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसके साथ सरदार सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो उसमें अंग्रेज अधिकारी था जनरल, यानी अंग्रेज अधिकारी का नाम था जनरल वॉन कोर्टलैंड, जनरल वॉन कोर्टलैंड अंग्रेज अधिकारी था जनरल वॉन कोर्टलैंड। यानी इन्हीं के साथ जिस प्रकार 1857 की क्रांति शुरू हुई थी और 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। सरदार सिंह ने राजस्थान में अंग्रेजों की सहायता करके 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता करके स्वयं राजस्थान से बाहर चला गया, और बाहर जाने के बाद इसने जनरल वॉन कोर्टलैंड के साथ सरदार सिंह ने सिरसा और हिसार इन क्षेत्रों में उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। अब इस बात से अंग्रेज प्रसन्न हो गए कि देखो राजस्थान का एक शासक है, राजस्थान में हमारी सहायता की और फिर राजस्थान को छोड़कर अब हमारे साथ हिसार और सिरसा क्षेत्र में आया हुआ है हमारी सहायता के लिए। इस बात से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के 41 परगने सरदार सिंह को उपहार में दिए थे, यानी इनाम में दिए थे इसने। अब इनका प्रश्न बन जाता है कि बीकानेर में सती प्रथा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बीकानेर में सती प्रथा और जीवित समाधि, बीकानेर में सती प्रथा और जीवित समाधि, यानी बीकानेर में सती प्रथा और जीवित समाधि पर रोक लगाने वाला शासक था सरदार सिंह। तो बीकानेर में सती प्रथा और जीवित समाधि पर रोक लगाने वाला बीकानेर का कौन सा शासक था? तो बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। तो ये सरदार सिंह का जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि इनका प्रश्न जरूर आता है परीक्षा के अंदर, बहुत बार इनका प्रश्न आया, ये मोस्ट पार्ट है इसका। कि 1857 की क्रांति में प्रश्न में क्या था कि 1857 की क्रांति में बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों का सहयोग कर स्वयं राजस्थान से बाहर चला गया? तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग करके स्वयं राजस्थान से बाहर जाने वाला शासक था सरदार सिंह। अब सरदार सिंह के बाद जो राजा बनता है उनका उल्लेख करेंगे हम। तो सरदार सिंह के बाद जो बीकानेर का जो शासक बनता है उसका नाम है डूंगर सिंह। सरदार सिंह के बाद जो बीकानेर का शासक बनता है उसका नाम है डूंगर सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डूंगर सिंह का जो शासनकाल है वो 1872 से लेकर 1887 तक इनका शासनकाल है। यानी 1872 से 1887 तक जो बीकानेर का जो शासक था वो डूंगर सिंह था। अब देखो इन्हीं के शासनकाल में, बहुत अच्छा प्रश्न है, यानी इन्हीं के शासनकाल में बीकानेर में केंद्रीय भुजिया उद्योग की शुरुआत हुई थी। उद्योग की शुरुआत, बहुत अच्छा प्रश्न।
यानी इसी के शासनकाल में। तो केंद्रीय भुजिया उद्योग राजस्थान के कौन से जिले में हुआ? तो केंद्रीय भुजिया उद्योग राजस्थान के बीकानेर जिले में है। और केंद्रीय भुजिया उद्योग की शुरुआत, केंद्रीय भुजिया उद्योग की शुरुआत किनके शासनकाल में हुई थी? तो केंद्रीय भुजिया उद्योग की शुरुआत सरदार यानी डूंगर सिंह के शासनकाल में शुरू हुए थे। यानी डूंगर सिंह के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में बीकानेरी चित्रशैली पर मुगलों का प्रभाव कम हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यानी जो बीकानेरी चित्रशैली, इस प्रकार मैंने पढ़ाया कि रायसिंह के शासनकाल में बीकानेरी जो चित्रशैली थे उस पर मुगलों का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई दिया था। और अब डूंगर सिंह के शासनकाल में, यानी डूंगर सिंह के शासनकाल में जो बीकानेरी चित्रशैली है इस पर मुगलों का प्रभाव बहुत कम दिखाई दिया था। इसने बीकानेर जिले में हिमालय की नदियों का पानी लाने का सपना देखा था। यानी हिमालय की नदियों का पानी है, हिमालय की नदियों का पानी बीकानेर में पहुंचना चाहिए। इस तरह की जो सोच थी, इस तरह की जो भावनाएं थी, इस तरह की जो कल्पनाएं थी, वो किनके शासनकाल में थी? तो किस राजा के शासनकाल में थी? तो वो डूंगर सिंह के शासनकाल में हुई थी। और यही कल्पना आगे जाकर सत्य हुए थे। यानी बीकानेर जिले में हिमालय की नदियों का पानी लाने के लिए, सबसे पहले सपना किसने देखा था? तो सबसे पहले जो सपना सजोया था वो डूंगर सिंह ने सजोया था। 1878 में अंग्रेजों की सहायता के लिए, यानी 1878 में अंग्रेजों की सहायता के लिए डूंगर सिंह ने अंग्रेजों को 800 ऊंटों की सेना का काफिला दिया था। ठीक है ना? हाँ। अब 1878 में अंग्रेजों ने काबुल पर आक्रमण किया था। और काबुल पर आक्रमण करने जिस प्रकार अंग्रेजों ने करने के लिए जो अंग्रेज सेनाएं तैयार हुई थी, तो उसी समय बीकानेर के शासक डूंगर सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए काबुल पर आक्रमण करने के लिए 800 ऊंटों की सेना अंग्रेजों को दी थे, काबुल पर आक्रमण करने के लिए। अब इसमें क्या हुआ? जिस प्रकार डूंगर सिंह का शासनकाल हम पढ़ रहे हैं, तो डूंगर सिंह का जो शासनकाल है वो 1872 से लेकर 1887 तक इनका शासनकाल है। अब डूंगर सिंह के जो शासनकाल है, ये प्रश्न परीक्षा बहुत बार है। ये 2011 में RS की वैकेंसी में पूछा गया था। ये प्रश्न 2011 में RS की वैकेंसी में पूछा गया था कि केंद्रीय भुजिया उद्योग की शुरुआत किनके शासनकाल में हुए थे? तो केंद्रीय भुजिया उद्योग की शुरुआत, यानी केंद्रीय भुजिया उद्योग की जो शुरुआत है वो बीकानेर के शासक डूंगर सिंह के शासनकाल में हुए थे। अब ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि बीकानेरी जो चित्रशैली है, यानी बीकानेरी जो चित्रशैली है उनका स्वर्णकाल तो अनूप सिंह का शासनकाल है। और बीकानेरी जो चित्रशैली है इन पर मुगलों का प्रभाव जो दिखाई दिया वो राय सिंह के शासनकाल में। और बीकानेरी जो चित्रशैली है वो डूंगर सिंह के शासनकाल में, यानी बीकानेरी चित्रशैली पर मुगलों का प्रभाव बहुत कम दिखाई दिया था।
बीकानेर जिले में हिमालय की नदियों का पानी लाने का जो सबसे पहले सपना देखा था वो किस शासक ने देखा था? डूंगर सिंह ने। डूंगर सिंह ने वो सपना देखा था कि हिमालय की नदियों का पानी है वो बीकानेर जिले में आना चाहिए। अब 1878 में अंग्रेजों ने काबुल पर आक्रमण किया था। 1878 में अंग्रेजों ने काबुल पर आक्रमण किया था। तब अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊंटों की सेना, 800 ऊंटों की सेना और डूंगर सिंह ने अंग्रेजों को दिए थे। थैंक्स। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।